हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज एक बार फिर हम सईद नकवी साहब से मिल रहे हैं। ये तकरीबन 2 हफ्ते होने को आ रहे हैं कि ईरान ने इजराइल पर हमला किया, तकरीबन 200 मिसाइलों से, और उसके कुछ नुकसानात की वीडियोस भी सामने आ गईं। तमाम पाबंदियों के बावजूद कुछ नुकसान की बातें सामने आईं। और उस नुकसान का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि नेतन्याहू ने फौरन कहा कि ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और हम अमेरिका से तालमेल करके जवाबी हमला करेंगे। अब ताजा खबर यह है कि कैबिनेट में ना तो ईरान के खिलाफ कोई बड़ा कोई फैसला ले सके हैं, टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है, और ना ही नेतन्याहू या डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट को जवाबी कार्रवाई का फैसला लेने का हक दिया गया है। अगर जरूरी हुआ, ये बात है खबर में, अगर जरूरी हुआ तो कैबिनेट मिनिस्टर से फोन पर सहमति ले ली जाएगी, रजामंदी ले ली जाएगी। यानी वो तन्हा ये फैसला अभी नहीं ले सकते। दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कुछ ताजा पाबंदियां लगाई हैं, जिसका असर भारत की एक शिपिंग कंपनी पर भी पड़ रहा है, जिसमें जो ईरान का तेल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले शिपिंग कंपनी है। इस हालत में ईरान के खिलाफ क्यों कोई फैसला नहीं ले पा रहे? उधर लेबनान में जमीनी जंग की पूरी कोशिश हो रही है, लेबनान के अंदर दाखिल होने की। इत्तलात ये है हिजबुल्लाह की तरफ से कि वो अंदर नहीं आ पा रहे हैं, मुसलसल कोशिशें हो रही हैं 3 तरफ से। उधर गाजा में अभी तक मुसलसल हमले हो रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि स्कूलों में और अस्पतालों में हमास के लोग चुप करके बैठ जाते हैं। तकरीबन इसी किस्म के इल्जामात लेबनान में भी हैं। वहां भी स्कूलों और अस्पतालों तक को भी टारगेट किया जा रहा है। इस बीच में नकवी साहब से यह समझना है कि आखिर जो सुपर पावर बन के पूरी दुनिया पर छाया हुआ था, वो ईरान के मामले में क्यों इतना कॉशियस है? कौन सा वो डे आफ्टर नजर आ रहा है कि आखिर क्या कुछ होगा? ये क्या ईरान ने अब तक अपनी पूरी ताकत दिखाई है? ये सारी चीजें वो हैं जिससे ये अंदाज होता है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है। ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर एक भी कोई बेवकूफी कर दी तो जवाब हम बहुत ज्यादा जोरदार देंगे। अभी 2 दिन पहले आपने तेहरान से इंटरव्यू हमारे यहाँ सुना, जिसमें बताया जा रहा है कि 5 लाख मिसाइलें हैं। अगर 10% भी सही जगह लग गई तो वेस्टर्न कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इजराइल को कई बार तबाह कर सकता है ईरान। नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि ये जो इस वक्त सिनेरियो बन रहा है, क्या 7 अक्टूबर से पहले कभी सोचा भी जा सकता था कि इजराइल और अमेरिका उस किनारे पर आ जाएंगे कि ईरान हमला करे और ये जवाब का फैसला ना ले पाए? काजमी साहब, मैं अपने मुंह से क्या कहूं। पहला प्रोग्राम जब आपने और हमने किया था 7 अक्टूबर के बाद, जी, कुछ बातें उसमें लेआउट की गई थी जी, कि ये, और बताया गया था, बल्कि मैंने ही बताया था कि ये इजराइल का लास्ट हुर्रा है, ये इजराइल का आखिरी इस पैमाने पे जंग करने की हिम्मत का इजहार है। इसकी वजह ये है कि इसके बाद अमेरिका में वो क्षमता, वो कुव्वत, वो इन्फ्लुएंस ग्लोबल न रहेगा कि वो इस तरह के जेनोसाइड, अपार्थाइड के ऊपर जेनोसाइड और जेनोसाइड के ऊपर इतना मटिया मैल कर देना एक मुल्क को, कि एक कौम को, कि इसका कोई
इस किस्म की एक्शन के लिए एक जमाने में अमेरिका ने इनको कार्ट ब्लांच दे रखा था इसराइल को कि जो करें, हमारे यहाँ जैसे कहते थे इनके 7 खून माफ है, तो ये जो चाहे करें। उसकी वजह ये थी कि एक इजराइल लॉबी है वहां बहुत बड़ी। अब हालात देखिए, लेकिन अमेरिका इस वक्त भी दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल मिलिट्री पावर है, नंबर 1। नंबर 2, इकोनॉमिक पावर है। लेकिन फिर भी उसका दबदबा क्यों कम हुआ है? उसका दबदबा इसलिए कम हुआ है कि उसकी सॉफ्ट पावर जाती रही है। अमेरिका की एक चीज हुआ करती थी, सॉफ्ट पावर, उसका कल्चर, उसका सिनेमा का टेम्पो सेट करना, हॉलीवुड, वेस्टर्न मीडिया। अब वेस्टर्न मीडिया का तो ये हाल है कि छुपे छुपे फिर रहे हैं उनके बड़े बड़े लोग, यानी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही और बिल्कुल कोई अब कुव्वत ना रही अमेरिका के अंदर कि वो किसी जिसको सपोर्ट करे, बल्कि उस बजाय इसके कि वो अपने आप को प्रोटेक्टेड महसूस करे, वो लगता है कि वो नुकसान हो गया। बल्कि आप अगर 3 मार्च 2003 जबकि हमला हुआ है इराक पे, उसके लिए इन्होंने रास्ता मांगा था तुर्की से। एर्दोगान साहब का उरूज तब से अब तक जो घटे नहीं हैं वो, उसकी वजह क्या थी कि उन्होंने एक तो अमेरिका को मना कर दिया कि नहीं, आपकी फोर्सेस हमारे टेरिटरी से इराक नहीं जाएंगी जंग करने के लिए। दूसरे, उन्होंने रिश्ते तोड़ लिए इजराइल से। तो ये 2 गोया ट्रिक्स हैं। दुनिया जिस तरह से कॉन्फ़िगर्ड है इस वक्त, अगर आप इजराइल और अमेरिका के हक में हैं और अगर कहीं गलती से आप मुस्लिम पावर भी हैं, तो आपकी जनता आपके खिलाफ हो जाएगी। ये सूरत हाल है। तो एक तो ये है कि अब देखिए है क्या डिबेट, क्या हो रहा है? डिबेट ये हो रहा था कि हम अब हमला अगर करें तो इनके हॉक्स जो हैं और वहां के भी हॉक्स जो हैं, वो ये कह रहे थे भाई अब इनके न्यूक्लियर जौहर को अटैक करो। उसको ये कि इससे पहले कि ये अपने आप को न्यूक्लियर डिक्लेयर करें, उसको बर्बाद कर दो, नंबर 1। नंबर 2, इनके जो ऑयल की फैसिलिटीज हैं और टैंक्स हैं, उन सबको अटैक करो। अच्छा था, अभी मसूद पेजेश्कियान साहब, आपके प्रेसिडेंट ईरान के, अभी गए थे कतर, अभी हाल में। वहां कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, इनके तमाम लीडरों से उनकी मुलाकात हुई। सबने क्या कहा? सबने ये कहा कि देखिए, हम अपनी टेरिटरी को इस्तेमाल नहीं होने देंगे ईरान के खिलाफ। ये उन्होंने बयान दे दिया। क्या मतलब हुआ कि मतलब ये हट गए, क्योंकि ईरान ने कहा देखो भाई, अगर तुम्हारी टेरिटरी का इस्तेमाल हुआ तो तुम उस जंग के में शामिल हो, और अगर तुम उस जंग में शामिल हो तो तुम्हारी तमाम फैसिलिटीज हमारे टारगेट है। उनका ये इस हद तक बात ना पहुंचने दो। तो बात एक तो वो खत्म हो गई। अब रही बात न्यूक्लियर उसकी फैसिलिटीज की, वो बंकर बस्टर से, वो पहाड़ है पूरा जहां ये चीजें छुपी हुई हैं, जहां ये कारखाने हैं, वो पहाड़ तो सिर्फ हनुमान ले जा सकते हैं, और इनके बस का, बंकर बस्टर के बस का तो नहीं है। लिहाजा ये हुआ कि फिर एक न्यूक्लियर फैसिलिटीज, ट्रंप के जमाने में उनके दामाद जो हैं कुशनर, ये इशू तब भी उठा था। वो बहुत करीब हैं नेतन्याहू के। उन्होंने कहा था कि इसके फिर तब एक डिसीजन लिया गया था कि न्यूक्लियर वो टैक्टिकल फैसिलिटीज कुछ ऐसी बनाई जाए जो कि उस न्यूक्लियर फैसिलिटी तक
पेनिट्रेट कर सके, जो कि ईरान तैयारी कर रहा है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की। तब तो वो कहा गया कि साहब इसकी तैयारी हो रही है, उसका इस्तेमाल होगा। अगर उसका इस्तेमाल हुआ, लेकिन वो भी पूरा पहाड़ नहीं गिरा सकता। लेकिन ये कि फिर अगर इस किस्म का कोई डिसीजन है, तो अब वो कह रहे हैं कि हमको नहीं मालूम है कि जो फतवा इमाम खामनी का था कि हम, इमाम खुमैनी का, उसके बाद खामनी ने उसको रिटरेट किया कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे क्योंकि ये सिविलाइजेशन को बर्बाद करता है, सिविलाइजेशन को बर्बाद करता है, इसलिए हम ये नहीं बनाएंगे। ये फतवा है। लेकिन क्या वो फतवा बदल सकता है? हाँ, अगर मरकज़े इस्लामी वो समझ रहे हैं अपने आप को वही थ्रेटन्ड है, तो वो फतवा बदल सकता है। क्या वो फतवा बदल गया है, बदल चुका है? ये बहस हो रही है इज़ोटेरिक ईरान के अंदर, और ये लोग सब देख रहे हैं। तो यानी अब सवाल यह है कि क्या कहीं न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पे ईरान है? अगर हमने कोई हरकत की तो क्रॉस कर जाएगा उस थ्रेशोल्ड को। तो लिहाजा ये दोनों तजवीजें, ऑयल और न्यूक्लियर, ये भूल जाइए। तो फिर अब करें क्या? इस बीच में हिजबुल्लाह, हजबल शादी, ये हूती, सीरियन रेजिस्टेंस, ये सब हर तरफ से अटैक कर रहे हैं। कोई 24-25 अटैक का अभी एक आई है रिपोर्ट। एक और मसला बड़ा गहरा हो रहा है, बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है कि अगर आपको याद हो 1979 में जब ईरानियन रेवोल्यूशन आया था, तो ये कहा जाता था कि दुनिया इस्लामिक दुनिया दो पोल्स में बढ़ गई है। एक उसका पोल रियाद है और एक अब तेहरान उठा है। ये 1 साल की जो जंग चली है गाजा में, ये मामला शिया सुन्नी का जो बनाया जाता था वो बिल्कुल बराबर हो गया है। क्यों? हमास महज सुन्नी लोगों की तंजीम है, तो लिहाजा उसको मदद कौन कर रहा है? शिया ईरान, शिया हिजबुल्ला, शिया हूतीज, शिया हजबल शादी, यहाँ के आपके इराक के, और अलवी सीरिया के। तो ये तो अच्छा, पिछले फ्राइडे की जो स्पीच है खामेनी की, वो दुनिया भर में डिसेक्ट की जा रही है कि साहब इसमें मानी क्या है। ऐसा लग रहा है जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी मुस्लिम वर्ल्ड का उसमें शिया सुन्नी नहीं है, कहीं अरब से अजम की तरफ न चला जाए। अगर ये इसी तरह इसराइल के साथ खड़े रहने के का पोस्चर इन्होंने गिव अप नहीं किया, तो इसमें दो लोग बिल्कुल साफ खतरे में हैं। एक तो हैं जनाब फतेह अल सीसी इजिप्ट में, और दूसरे बेचारे हमारे बादशाह जो हैं अमान के, जॉर्डन के। ये तो ये वो यानी बजाय इसके कि आप उनकी मदद करें। साहब एक बड़ी अजीब व गरीब खबर मैंने देखी, अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। 104 मुल्कों ने, अभी इंडियन एक्सप्रेस में पहली दफा पेज 1 पे यह खबर आई है। इंडियन एक्सप्रेस में पहली दफा कल 2-3 दिन पहले पेज 1 पे ईरानियन एम्बेसडर का इंटरव्यू छपा, जो कि आमतौर से बैन था। इजरायली एम्बेसडर जाके गला दबा देता इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का, वो हुआ। आज मैं देख रहा हूं और मुझे अफसोस हुआ, पेज 1 के ऊपर यह खबर आई है कि 104 ममालिक ने यूएन सेक्रेटरी जनरल की वो अपील कि जो अटैक किया गया पीस कीपिंग फोर्सेस का पे सदर्न लेबनान में, उसके खिलाफ जो उनको
एक खत लिखा गया, उसमें उन्होंने कहा कि साहब हम सेक्रेटरी जनरल यहाँ आ नहीं सकते और अटैक जारी। अच्छा, इस 104 लोगों का जो ये खत है, उसमें एक मुल्क जो है उसने दस्तखत नहीं किए हैं। उस मुल्क का नाम है भारतवर्ष, यानी इंडिया। ये क्या बात है साहब, आप किस पाले में हैं, कहाँ हैं? इन्हें सेक्रेटरी जनरल यूएन का 104 ममालिक, जिसमें कि यूरोपियन ममालिक भी हैं आप, लेकिन क्योंकि इजराइल के को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, आपने कहा हम दस्तखत नहीं करेंगे। अब ये क्या है? ये इसके अंदर बहुत छोटी सी चालें भी हो सकती हैं। एक ये है कि अभी दम इसलिए नेतन्याहू में बाकी हो सकता है कि अमेरिका के इलेक्शन में अगर ट्रंप ऊपर आ गया तो इनका मददगार वहां पैदा हो जाएगा दोबारा। और ट्रंप से हमारे मोदी जी जाके कह ही चुके हैं ह्यूस्टन में, अब की बार ट्रंप सरकार, तब कहा था, समझे? तो लेकिन तब तो ना हुआ, लेकिन अब हो जाएगा। तो ये अच्छा नकवी साहब मैं बीच में माफ कीजिएगा, ये यूनिफिल का जो आपने जिक्र किया, मैंने 2 दिन पहले इंटरव्यू किया बेरूत से, दाहिया से, सरबाज रोहुल्ला रिजवी का, जो बॉर्डर पर भी होकर के आया 1 दिन पहले। यानी जहां असल इजराइल की और हिजबुल्लाह की लड़ाई जारी है बॉर्डर पर, उससे तकरीबन 10 किलोमीटर दूर, जहां से आगे जाना उसके लिए मुमकिन नहीं था। उसने एक बात बताई कि यूनिफिल का जो काम है वो बॉर्डर पर जो है उसमें इस तरह की पोस्ट बनी हुई है। एक तरफ से दरवाजा मिसाल के तौर पर इजराइल की तरफ खुला है, एक तरफ लेबनान की तरफ खुला है, बीच में ये फोर्स बैठी हुई है। उसका अपना कहना यह है, उसके पास इंफॉर्मेशन बिल्कुल ग्राउंड जीरो से नजदीक तरीन यह है कि यूनिफिल भी इजराइल की मदद कर रहा है उसको इधर से क्रॉस होके इधर जाने में। यानी ग्राउंड की सिचुएशन ये है। तो इसमें यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल अपने लेवल पर जो भी बयान देते रहे, इजराइल उन्हें पर्सोना नॉन ग्राटा कहता रहे, लेकिन ग्राउंड पर फौजें मुख्तलिफ मुल्कों की जो यूनिफिल का हिस्सा है वो इजराइल के साथ मिली हुई है। ये ग्राउंड रिपोर्ट है। अब आपने ऐसी बात छेड़ दी कि जरा सा थोड़ा सा वक्त आपका ले लूंगा कि वो 1998 में, बहुत पहले, 82 में शेरॉन साहब फौजें लेके उतरे हैं लेबनान में। 1998 में अंदर का जो झगड़ा था उसको कंट्रोल करने के लिए यूनिफिल बनाई गई। यूनिफिल का एक अंग था इंडबैट, यानी इंडियन बटालियन। वो इंडियन बटालियन जो थे उसके जनरल साहब, वो मुझको उन्होंने बिल्कुल तकरीबन, अब मैं हसन नसरल्ला से उनके ताल्लुकात थे भाई, कोई मैं कहा किससे कहूं कि भाई अगर हिंदुस्तान की सरकार चाहती और इनकी यहाँ की एजेंसीज को दिलचस्पी होती, हसन नसरुल्लाह तक पहुंचने की कुव्वत उस जनरल के पास थी। जनरल, अब नाम मैं भूल रहा हूं, जनरल तिवारी, जनरल त्रिपाठी, इस किस्म का कुछ था। ये ड्यूटी यहां करते थे। अगर मुझे मालूम होता कि आप ये भी इशू लाएंगे तो मैं तस्वीर नीचे से लाके आपको दिखाता, जो मैं वहां हूं इसमें यूनिफिल में। और वहां पे ये बाकायदा बिल्कुल बैलेंस्ड रोल अदा कर रहे थे, जो मैंने देखा कम से कम। और ये रहते थे हाइफा में, क्योंकि इधर ये है वो शाय रहने वाली जगह यूएन वालों के लिए हाइफा थी, ये फैक्ट है। अब जाहिर है फिर कि आप किस तरह से डंडी मार सकते हैं कहाँ, वो अलग बातें हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये तब से चला आ रहा है सिलसिला कि उस ब्लू लाइन को जो उसको मॉनिटर करती है, अब आपने उसको अटैक करना शुरू किया। वो एक मुल्क की नहीं है, कुछ मुल्क ममालिक ऐसे हैं जो चाहेंगे कि लेबनान का फायदा हो, कुछ ममालिक उसमें ऐसे हैं जो चाहेंगे कि इसराइल का फायदा हो। तो अब उसमें सरगना कौन है
क्या ये एक कंफ्यूजन है कि जो अटैक हो रहा है, ये एक आपको एक इशू खुला है, इसको इन्वेस्टिगेट करिए, बहुत दिलचस्प इसके अंदर से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस पे फॉलो अप जरूर जानने की कोशिश करूंगा, हो सकता है फिर से उनसे बात हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो डिस्कस करने की। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बताई, और आप चूंकि बैकग्राउंड जानते हैं तो आप थोड़ा सा और उस पर इलेबोरेट कर दें तो ज्यादा अच्छा है। मैंने उनसे पूछा कि भाई, ये लेबनान का डिफेंस मिनिस्टर, लेबनान की फौज, ये सब कहां है, ये सिर्फ हिजबुल्लाह क्यों लड़ता है? तो उन्होंने जो बात बताई वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और बहुत ही आसानी से समझ में भी आने वाली है कि साहब, लेबनान की फौज ही नहीं बनने दी गई, उसके पास कोई एयरफोर्स नहीं है, उसके पास, उस फौज के पास जो तकरीबन पुलिस जैसी हालत है, उसके पास टैंक नहीं है, उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, और तकरीबन, यानी इजराइल के खिलाफ जो भी खड़ा हो सकता है उसके पास फौज ना हो। तकरीबन इसी किस्म का ब्लूप्रिंट लिए बैठे हैं नेतन्याहू पोस्ट वार गाजा के लिए। तो ये जो हिजबुल्लाह है, वो तो नेचुरल एक ग्रोथ होनी थी उसकी, क्योंकि वहां फौज ही नहीं है ऐसी इफेक्टिव फौज जो इजराइल से लड़ सके। इसका थोड़ा सा और अगर कुछ बता सके तो। देखिए, वहां क्या कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट मैरोनाइट क्रिश्चियन होगा, प्राइम मिनिस्टर सुन्नी होगा, डिफेंस मिनिस्टर ड्रूज होगा, स्पीकर अमाल के नबी बेरी कब से चले आ रहे हैं, वो होंगे। तो ये एक गोया, जब साइक्स पीको अकॉर्ड जो हुआ था, जबकि ऑटोमन एम्पायर के ब्रेक डाउन के बाद जो अग्रीमेंट, जो जो फ्रेंच मैंडेट का जो हिस्सा था लेबनान, उसमें ये अरेंजमेंट किया गया था। आप देख लीजिए कि वहां पे झगड़ा हो रहा है तो सबसे ज्यादा एक्टिव मैक्रोन साहब अभी भी हैं। वो अपने कॉलोनियल पास को बहुत संजीदगी से लेते हैं फ्रेंच, तो वो बहुत ही संजीदगी से इसमें रोल अदा कर रहे हैं कि भाई सीज फायर किसी तरह से हो, क्योंकि लेबनान जो है वो, अब आप जब तक हिजबुल्लाह वाले इलाके में रहे तो ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर आप आ जाएं, अटैक में आ जाए लेबनान, तो उनको पसंद नहीं है। सर इस बीच में अमेरिका की तरफ से ये बयान भी आ गया कि वहां हम प्राइम मिनिस्टर बदल देंगे साहब। वहां हम मतलब प्राइम मिनिस्टर, अगर आपको याद हो हरीरी, वो था उठा ले लिया गया और ले गए उसको रियाद, और रियाद के कार्ल्टन होटल में रखा गया कई महीने। अरे भैया, ये तो अजीब और गरीब। लेकिन अब उन दिनों में मोहम्मद बिन सलमान ये कर सकते थे तब, अब न वो कर सकते हैं, न वो करना चाहते हैं। उन्होंने दुनिया को समझ लिया है। वो बचपना, जबकि उन्होंने खशोगी को मरवा दिया, जर्नलिस्ट को, वो एक फेज था। उसके बाद ग्रोइंग अप, एडोलेसेंस से जवानी, और जवानी के बाद मैच्योरिटी में अब वो आए हैं। अब उनकी समझ में आ रहा है। मसलन एक इशू उनके सामने ये है कि अभी जो काजान में वो होने वाली है ब्रिक्स की समिट, उसमें तमाम जितने लीडर आए ना सब जा रहे हैं, लेकिन आप अभी जाने से आप कह रहे हैं मैं शायद फॉरेन मिनिस्टर जाएगा, अब देखा जाएगा आगे। लेकिन इनकी मुलाकात, पुतिन की मुलाकात तुर्कमेनिस्तान में जो मसूद पेजेशकियान से हुई है, वो बहुत अहम है। ये जो मामला अटका हुआ है इसमें, ईरान के मामले में, वो यही, उसमें एक पहलू ये भी है कि किस हद तक पुतिन इसमें अब दिलचस्पी लेना शुरू करेंगे। तो अगर आप कहीं न्यूक्लियर चले गए, तब तो आपने वर्ल्ड वॉर छेड़ दी, तब तो ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे, काजमी साहब।
ये तो अच्छा अजीब अच्छा हो। अच्छा अच्छा, नकवी साहब, आपके बहुत से दुनिया भर में राब्ते हैं और आप मुसलसल बहुत लोगों से बात करते रहते हैं। ये पिछले तकरीबन 10 दिन में ईरान में 2 जगह ज़लज़लों की खबर आई और दोनों का पैमाना तकरीबन वही है, 4.5 4.6। और एक ईरानी जर्नलिस्ट ने तो इस हद तक कह दिया कि कुछ ज़लज़ले बहुत अच्छे होते हैं, जैसे बच्चे को लोरी दी जाती है उस तरह से। आप कहीं कहीं से कोई आपको कोई और कुछ मजीद कुछ अंदाजा हुआ? चूंकि सरकारी तौर पर ईरान कुछ नहीं कह रहा है, दुनिया इसे क्या कुछ समझ रही है? नहीं, इसमें जाहिर है वो कह कह क्या सकते हैं, वो ये नहीं कहना चाहते कि हमारे पास न्यूक्लियर कैपेसिटी नहीं है, ये भी नहीं कह सकते। ये भी नहीं कह सकते कि हम न्यूक्लियर हो गए हैं, हमने फिशन कर दिया है न्यूक्लियर एटम का, ऐसा नहीं। तो इसका जो मैं समझ पाया हूं वो ये है कि इस थ्रेशोल्ड तक, यहां तक तो नेतन्याहू को लूज एक फ्री हैंड दे दिया गया, लेकिन अब अमेरिका कह रहा है कि भाई नहीं, इनफ इज इनफ, ये नहीं होगा, ना तेल होगा ना न्यूक्लियर होगा। तो फिर होगा क्या? आप ये मारेंगे मिसाइल, तो मिसाइल को भी मारेंगे, फिर आपको यही होगा। अच्छा नकवी साहब, एक खबर और गर्दिश कर रही है जो कंफर्म नहीं हो पा रही है। इस्माइल काआनी, जिनको रिप्लेस किया गया था, जिनको लाया गया था कमांडर सुलेमानी की शहादत के बाद, इजरायली मीडिया ने पहले यह खबर चलाई कि वो बेरूत में हमले में मारे गए हैं और वो कई दिन से नजर नहीं आ रहे। उसके बाद ईरान से एक अनाउंसमेंट आया कि वो सही सलामत हैं और उनको बहुत जल्दी सुप्रीम लीडर कोई जीतने वाला कोई निशान, विक्ट्री वाला कोई अवार्ड देने वाले हैं अपने हाथ से। लेकिन उसके बाद कुछ खबरें ये आनी शुरू हो गई। मिडिल ईस्ट आई ने 7-8 सोर्सेज का हवाला दिया बगैर नाम लिए, जिसमें उसका कहना है कि ईरान के अंदर की भी सोर्सेज शामिल हैं। उन पर इजराइल का एजेंट होने का इल्जाम है और उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ये भी खबर चल रही है मुख्तलिफ तरीके से। आपको आपको क्या लगता है कि यानी देखिए, ये वो मुबहम इलाके हैं, तो उनमें अगर आप जाएंगे और बगैर जाने हुए, अभी तक काजमी साहब आपकी हमारी रोटी जो है वो ईमानदारी की इसलिए चल रही है कि हम सच बोलते हैं, बिल्कुल के पीछे भी सच बोलो। तो बिल्कुल। ये हमें नहीं मालूम है। हाँ। ये जो बात आप छेड़ रहे हैं, इसके बारे में अगर हम अपना मुंह खोलें बगैर हाँ। जाने हुए, हाँ। तो मेरे ख्याल में अब हमारे जो व्यूअर्स हैं हाँ। उनको हम मिसलीड करेंगे, हमें नहीं मालूम है। बिल्कुल। लेकिन ये तो जरूर है कि 2 झटकों की बातें हो रही हैं। ये भी जरूरी है कि ईरान के अंदर एक बहस है, अब वो बहस कंक्लूड हो गई है कि नहीं, कि वो फतवा न्यूक्लियर इशू पे विड्रॉ किया जाए, अब जरूरी हो गया है। उसमें तमाम दुनिया की ताकतें उस लगी होंगी। तो मैं उसके बारे में जो खुल के जब आदमी न जाने, तो मेरे ख्याल में ये इन दायरों को टच कर देना ही बेहतर है, बजाय कि उसको ये मोतबर खबर बना के बयान किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने भी पूरी एहतियात की है और जितनी खबर जैसे आई है वैसे ही बताया है, क्योंकि कुछ भी यकीन से नहीं कहा जा सकता। ईरान से बिल्कुल पर्सनल किस्म की सोर्स ने कहीं से मुझे इनडायरेक्ट पता चला है कि अभी 1-आध हफ्ता खामोश रहिए, देखिए कुछ चीजें 1-आध हफ्ते में शायद साफ हो जाएंगी और जाहिर है तब तक हम भी क्या बता पाएंगे। अब एक आखिरी सवाल है, तकरीबन हमारे पास वक्त तकरीबन खत्म हो गया है। वो कौन सी वजह है कि इजराइल गाजा पर मुसलसल जंग जारी रखे हुए है और हूथी, हिजबुल्लाह, हजल शाबी सभी लोग ये कह रहे हैं कि हमारे हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक आप गाजा पर हमले बंद नहीं करते। इजराइल के खिलाफ ये सारे हमले हो रहे हैं, उन्हें वो बर्दाश्त कर रहा है और जवाबी कार्रवाई भी जहां जहां भी हो सकती है वो कर रहा है। लेकिन वो कौन सी वजह है जो रोके हुए है गाजा पर
हमले बंद करने को इस कीमत पर कि इजराइल को खुद वजूद को खतरा है। ये क्या कुछ है? वजूद को खतरा तो है। हाँ। ये कुल वजूद जो है इस वक्त एग्जिस्टेंशियल मसला इजराइल की के वजूद का तो खड़ा हो गया है। ये तो 7 अक्टूबर के बाद ये इशू हो गया, ये इशू बन गया, एक हद तक अमेरिका ने निभाया है। अब मेरे ख्याल में अमेरिका की मस्कुलर कैपेसिटी शायद ना हो कि अब इसके आगे वाला कदम जो चाह रहे हैं वो ले। भाई कहाँ, अच्छा दूसरी चीज ये देख रही है, दुनिया देख रही है, सब चीज टेलीविजन पे हो रही है कि आप जहां भी जाते हैं आप बर्बादी, यानी इमारतें खड़ी हुई है, सिविलियन रहते हैं उसमें, आप कहते हैं नहीं साहब यहाँ पे टेररिस्ट होंगे और उसको आपने इमारतें गिरा दी, बिल्डिंग ब्लॉक्स गिरा दिए, घर आपने मिसमार। ये जो है एक चीज और आपको मैं बताऊं, दुनिया में आइकॉनिक लीडर्स कम होते हैं। मसलन जैसे क्यूबा के लीडर फिडेल कास्ट्रो, आप इख्तलाफ राय रखें, आप उनको गलत समझें, लेकिन आइकॉनिक लीडर है दुनिया का वो। चे गुवेरा वो टेररिस्ट के कहते रहे और दुनिया में तमाम यूनिवर्सिटी में बच्चे जो है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बैजेस पहनते हैं, कैप लगाते हैं, चे गुवेरा के नाम के, कब्रों में उनकी तस्वीरें लगी हुई। वही आलम, बिल्कुल वही आलम हसन नसरल्लाह का है। ये वेस्ट को अंदाजा नहीं है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मरने पे और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। ये इस वक्त हसन नसरुल्लाह की जो इमेज है और जो वहां बनाई जा रही है उस पूरे दाइये के एरिया में जहां आप जा चुके हैं, वो एक अजीब और ये वो कुव्वत है जो कि इनको मिलती है। एक और चीज है जो कि जिसमें कई दफा कह चुका हूं कि करबला में भाई रसूल के ग्रैंडसन, सेकंड ग्रैंडसन और इमाम हसन के छोटे भाई और फातिमा जहरा और अली के छोटे साहबजादे बेटे, 72 लोगों को अपने फैमिली के मेंबर सबको लेके लाखों क्या जीतना चाह रहे थे। यानी 7 अक्टूबर को जो अटैक किया था इजराइल के ऊपर, वो इसलिए हुआ था कि हमास जीत जाएगा। ये एक जंग, तुम अगर एक चीज छेड़ी गई, एक आइडिया को उकसाया गया और वो इतना बड़ा आइडिया हो गया है, ये उसको मार रहे हैं। आइडिया मारा नहीं जाता। आइडिया मैं आपको एक किस्सा सुनाता। एलिया काजान बहुत बड़ा अमेरिका का यहूदी जूइश फिल्म मेकर था। उसकी फिल्म थी वीवा ज़पाटा। ये मेक्सिको का जो रेवोल्यूशनरी एक लीडर था ज़पाटा, उसके बारे में। वो साहब एस्केप कर जाता, आप उसको आज की जबान में वो टेररिस्ट था। वो एक घोड़ा था सफेद स्टैलियन, उसमें बैठ के वो गायब हो जाता था। एक जगह वो आखिर सीन है एलिया काजान की फिल्म वीवा ज़पाटा, उसमें इसको पकड़ के चारों तरफ यानी हजारों सोल्जर्स हैं और एक आदमी है बीच में, और उसको गोली से बिल्कुल छेदा जा रहा है। और आखिरी सीन दिखाता है एलिया काजान कि पहाड़ के ऊपर वो सफेद स्टैलियन वो गर्दिश कर रहा है। यानी आइडिया जो है उसको खत्म करना बड़ा मुश्किल है। यही है हौसला देता है हमास को, यही है हिजबुल्लाह, यही हो रहा है इराक में, और हर तरफ से घिरे हुए हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि कितनी परेशानी में है इजरायलीज। समझे, लोग छोड़ के जा रहे हैं भाई। आधा सब मैं चलते चलते याद दिला दूं, शायद आपने वो पीस पढ़ा हो। एक जर्नलिस्ट है हारिट्स के, एरी शाविट,
ARI शावित, उन्होंने एक बहुत ही डिटेल्ड आर्टिकल लिखा है पिछले हफ्ते, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अब बात सीधी सीधी ये है कि इनको फिलिस्तीनियों को हुकूक दो और जो ऑक्युपाइड लैंड है उसे खाली करो, नहीं तो इजराइल रहने की जगह नहीं रही है। ये बात उन्होंने बिल्कुल साफ लिखी है। और उन्होंने ये भी बताया है कि ये जो टेम्पल माउंट वाली कहानी गढ़ी गई है वो आर्कियोलॉजी में कतई साबित नहीं है कि उसके नीचे मस्जिद अल अक्सा के नीचे वो टेम्पल माउंट है। ये भी सारी गढ़ी हुई कहानी है और नकली कहानियों पर नेशनलिज्म बाकी नहीं रह सकता। अब वक्त वो आ गया कि अपने अपने मुल्कों में जाओ, दूसरे मुल्कों के नेशनलिज्म को एक्सेप्ट करो और फिर वापस मुड़ के देखो कि क्या इजराइल वाकई कोई हकीकत है, बचेगा। यानी उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से कुछ चीजें लिखी हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, और ये भी बहुत ही अप्रिशिएबल है कि वो चीजें इजराइल में छप रही हैं। मतलब इसमें ये तो कहना पड़ेगा, हाँ, ये मानना पड़ेगा हैरेट्स के, वो गिलियन लेवी, वो इसके वहां का बहुत बड़ा कॉलमनिस्ट है इसी का, हैरेट्स का। बिल्कुल क्या क्या बातें, देखिए हर जगह ये लोग डिसेंट मौजूद है। तो इसका मतलब ये भी है कि बड़ी तादाद वो है जो आइडिया ऑफ इजराइल से खुद कन्विंस नहीं है, जिस तरफ वो जा रहा है। आइडिया ऑफ जो ज़ायनिस्ट, जो ये बेन गुवेर का आइडिया है, उससे कन्विंस नहीं है। जी उससे कन्विंस नहीं है, उससे मुतफिक नहीं है। लेकिन ये है कि और ये ज़ायनिज्म जो है यहूदियों के लिए एक जगह हो है और यहूदियों को अरबों के साथ, अरब के साथ और अब अजम का एक अजीब उरूज दिखाई दे रहा है कि ये सब हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं और एक ईरान यानी अरबी मुल्क नहीं है जो सेंटर है, जो मरकज है, जो मदद कर रहा है उसकी, जो कि जिससे कि इजराइल शायद गिरे, वो है मरकज अरब में नहीं है, वो अजम में है, वो है तेहरान। ये एक अजीब और गरीब और नकवी साहब टर्मिनोलॉजी की कहानी में बिल्कुल आखिरी जुमले के तौर पर, आमतौर पर हम लोगों को शिकायत रहती है वेस्टर्न मीडिया के जरिए ऐसी टर्मिनोलॉजी गढ़ी जाती है कि सच को झूठ और झूठ को सच और एडजेक्टिव लगा करके खबर को कहां से कहां पहुंचा देते हैं। मुझे एक नई टर्मिनोलॉजी हाथ लगी, कल दमिश्क से मैं बात कर रहा था, जायो अरबिज्म। जायो अरबिज्म जैसे जूडेको क्रिश्चियनिटी। बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आपने हमें वक्त दिया, आप हमें वक्त दे देते, और कई चीजें ऐसी हैं जो वाकई लोगों को बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलता है और लोग पूरे हफ्ते इंतजार करते हैं आपकी बातें सुनने के लिए। प्रीमियर के दौरान ही 1000, 1200, 1500 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और फिर लोग देखते रहते हैं। मैं अपने दर्शकों को, देखने वालों को कहूंगा कि आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। इसी के साथ मुझे आपके दर्शक जितने भी व्यूअर्स हैं उनका एक टेस्ट लिया जाएगा आप कुछ दिनों के बाद कि आप ये बताइए कि आप तमाम मीडिया, आप एक तरफ किसने आपको शुरू से और आखिर तक हक बात बताई और वो बात बताई जो कि होती गई। जी बिल्कुल नकवी साहब, आपने बिल्कुल जो बातें कही वाकई न सिर्फ इसके बारे में बल्कि यूक्रेन जंग के बारे में भी जो बातें कही वो बिल्कुल उसी तरह से सामने आती रही। और अब हमारे सामने हम देख रहे हैं कि खुद यूरोप का क्या हाल है कि वो फंसे हुए हैं अमेरिका के उस जाल में कि मुझे कल ही कोई साहब बता रहे थे लंदन से कि जो 150 पाउंड का बिजली का बिल आता था वो 700 पाउंड का आता है। लोगों के लिए जिंदगी मुश्किल हो गई है, इतना बुरा हाल हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।